नवंबर साल 2013 का वो समय भला कोई कैसे भूल सकता है जब देश के लगभग हर चैनल पर लगातार एक ही कवरेज चल रहा था। तहलका .com के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ उसी की एक सहमित्र ने हैरेसमेंट और रेप का इल्जाम लगाया था और इसको लेकर पूरी मीडिया में सनसनी मच गई थी। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी लगातार हर चैनल पर इसी खबर को देख देख कर पक सा गया था, मगर असल में यह मामला इग्नोर करने वाला था ही नहीं। आइए समझे कि यह मामला आखिर था क्या। इस तरह के और भी कई घटनाएं पहले भी घटित हुई हैं, फिर भी इस घटना में आखिर ऐसा क्या था कि हर मीडिया चैनल पर बस तरुण तेजपाल के ही चर्चे हफ्तों तक चलते रहे। कौन है ये तरुण तेजपाल और इन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप का इल्जाम कब और कैसे लगा? आइए समझते हैं। तरुण तेजपाल सन 2000 में शुरू हुई तहलका मैगजीन और वेबसाइट के प्रकाशक और संपादक हैं। तहलका .com वही नाम है जिसने साल 2000 के दौरान इंडिया साउथ अफ्रीका क्रिकेट मैच फिक्सिंग को लेकर पहला स्टिंग ऑपरेशन उजागर किया था, जिसके बाद तहलका स्टिंग ऑपरेशंस के लिए जाना जाने लगा था। अगले साल तहलका .com ने 2001 में ऑपरेशन वेस्ट एंड का खुलासा किया था और इसके तहत तहलका के 2 पत्रकारों ने स्टिंग के जरिए रक्षा सौदों में सैन्य अधिकारियों और नेताओं के रिश्वत लेने के मामले का पर्दाफाश किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन का एक लक्ष्य यह भी था कि जो भी देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई डील्स होती हैं उनको पब्लिक के सामने लाया जाए। यह स्टिंग ऑपरेशन 2001 अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान था और इसमें हिडन कैमरा के जरिए बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को तहलका के फॉर्मर मैनेजिंग एडिटर मैथ्यू सैमुअल ने घूस लेते हुए दिखाया था। यह वीडियो आज भी तहलका के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। इस सनसनीखेज स्टिंग ऑपरेशन के बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार के 4 वरिष्ठ मंत्रियों को अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ा था और वक्त की नजाकत के चलते बीजेपी सरकार करीब करीब गिरने वाली थी। 27 अप्रैल 2002 के दिन तहलका .com के इस शिकार को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने घूस का दोषी घोषित किया और अपनी कस्टडी में ले लिया था। अगले दिन उनको 4 साल के कारावास की सजा हुई। 72 वर्षीय बंगारू लक्ष्मण ने सजा के ऐलान के बाद पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद सांस संबंधित लंबी बीमारी के चलते 50,000 के निजी मुचलके पर इनको जमानत मिल गई थी। वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उस समय बंगारू लक्ष्मण की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए 2 गवाहों में से एक थे और उन्होंने कोर्ट में बोला था कि वो बंगारू लक्ष्मण को पिछले 20 साल से जानते हैं। उन्होंने अपनी गवाही में यह भी कहा था कि बंगारू लक्ष्मण एक साधारण और ईमानदार व्यक्ति हैं और इसी की वजह से उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। तहलका के वीडियो रिलीज के बाद वो बंगारू लक्ष्मण से मिले थे और उनके अनुसार उन्हें यह नहीं पता कि बंगारू ने वो 1 लाख रुपया लिया था या नहीं लिया था, मगर इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में उनको फ्रेम किया गया होगा। 2002 में तहलका .com ने गुजरात के दंगों का विवरण भी काफी ढंग से किया था। बौखलाई हुई सरकार ने तहलका से जुड़े सभी फाइनेंसर्स के घर और ऑफिस में ताबड़तोड़ छापे मारे थे, जिसके बाद इन फाइनेंसर्स ने तहलका से अपना नाता तोड़ना शुरू कर दिया था। उस समय तेजपाल पर एक इल्जाम यह भी लगा था कि इन स्टिंग ऑपरेशंस में तहलका ने लड़कियों का अवैध ढंग से इस्तेमाल किया था। सुनने में आया था कि तहलका की माली हालत खराब होने के बावजूद इसके एम्प्लॉय कम तनख्वाह पर काम करते रहे और कभी कभी इन्होंने बिना तनख्वाह के भी काम किया। हमारा भारत देश जहां क्रिकेट को धर्म की तरह माना जाता है, वहां क्रिकेट में फिक्सिंग वाली एक 1.5 घंटे की फुटेज को लोगों के सामने रखा गया। ये वही फुटेज थी जिसको क्रिकेट मनोज प्रभाकर के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया था। इस फुटेज में प्रभाकर ने क्रिकेट की बड़े खिलाड़ियों और मैनेजर से मैच फिक्सिंग से संबंधित बातचीत को रिकॉर्ड किया था। इस फुटेज की सबसे बड़ी गाज कपिल देव, मोहम्मद अजहरुद्दीन और अजय जडेजा पर गिरी थी। यहां तक कि कपिल देव टीवी इंटरव्यू के दौरान रो भी पड़े थे। पूरी जांच के खुलासे के बाद जडेजा और अजहर दोनों को ही दोषी माना गया था। जहां अजहर पर पूरी जिंदगी का प्रतिबंध लगा था, वहीं अजय जडेजा को अगले 5 साल तक के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 2004 में तहलका ने अपना अखबार निकाला, जिसके सफल ना होने के बाद 2007 में इसने वीकली न्यूज मैगजीन की शक्ल ले ली। मैगजीन शुरू करने के बाद एक बार फिर तहलका ने खुलासा किया और इस खुलासे का निशाना एक बार फिर बीजेपी थी। इस खुलासे का मुद्दा था नरोदा पाटिया दंगा। तहलका ने एक बार फिर बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई चेहरों को बेनकाब किया।
इन वीडियोस में यह दिखाया गया था कि इन संगठनों के नेताओं ने किस तरह यह कबूल किया है कि उनकी इन दंगों में अच्छी खासी भूमिका थी। यह स्टिंग ऑपरेशन कुछ ज्यादा सुर्खियां बटोर नहीं पाया, मगर हाँ, इससे तरुण तेजपाल की विश्वसनीयता को लेकर लोग ये जरूर कहने लगे कि तहलका सिर्फ बीजेपी और उससे जुड़े हुए संगठनों को ही अपना निशाना बनाता है। इसके बाद अगले 4 साल तक तरुण तेजपाल ने कोई धमाकेदार स्टिंग नहीं किया, मगर इस बीच इन्होंने 2 किताबें लिखी जिनको खासी चर्चा मिली, और 2009 में बिजनेस वीक ने तरुण तेजपाल को भारत के 50 सबसे ताकतवर लोगों की फहरिस्त में रखा। बीजेपी के दुश्मन माने जाने वाले तरुण तेजपाल का अगला निशाना 2011 की यूपीए सरकार थी, जो कि पहले से ही 2G स्कैम की वजह से संघर्ष कर रही थी। तरुण तेजपाल के तहलका ने यह खुलासा किया कि यूपीए 1 के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन टेलीकॉम मंत्री दयानिधि मारन ने साल 2001 की दरों पर टेलीकॉम लाइसेंस बांटे थे, जिसके बदले में लाइसेंस पाने वाली कंपनी ने मारन की कंपनी में 700 करोड़ का निवेश किया था। तहलका का दावा एक बार फिर सच साबित हुआ था, जब सीबीआई ने भी 6 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट में यह माना कि हाँ, यह घोटाला हुआ था। 2011 जबकि यूपीए 2 की सरकार का दौर था और दयानिधि मारन कपड़ा मंत्री के पद पर थे, जबकि इस समय टेलीकॉम मंत्री ए राजा थे, जिनके ऊपर भी टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के अवैध रूप से आवंटित करने के आरोप लग रहे थे। अगर आपको ध्यान हो तो बता दूं कि अभी कुछ सप्ताह पहले ही कोर्ट ने यह बताया है कि मामले के 7 साल बीत जाने के बाद भी सीएजी ने अभी तक कोर्ट के सामने 2G स्कैम्स को लेकर कोई भी साक्ष्य नहीं रखा है, जिससे कि यह लगता है कि यूपीए 2 के दौरान 2G स्कैम कभी हुआ भी था या नहीं हुआ था, या यह सब तत्कालीन सरकार को कमजोर करने की साजिश मात्र थी। तहलका से पहले तेजपाल ने इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के संपादक के तौर पर भी काम किया था और आउटलुक में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके थे। साल 2013 तरुण तेजपाल पर उनकी जूनियर सहकर्मी ने आरोप लगाया था कि तेजपाल ने उनके साथ 7 नवंबर 2013 को रेप किया। उसका कहना था कि तेजपाल ने उसके साथ पंजिम के ग्रैंड हयात होटल की लिफ्ट या एलिवेटर में उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। यह वाकया तब का है जब तेजपाल और वो महिला हयात होटल में एनुअल पब्लिकेशन फेस्ट के दौरान साथ में थे। तेजपाल ने लड़की को हॉलीवुड स्टार रॉबर्ट डी नीरो और उनकी बेटी ड्रेना का ध्यान रखने को बोला था। नीरो उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थे। लड़की ने पूरा दिन इन लोगों को गोवा की सैर कराई थी। घटना उस समय की है जब नीरो को गुड नाइट बोलने के बाद लिफ्ट लॉबी में तेजपाल ने लड़की को गले लगाया और लिफ्ट के अंदर जाने पर उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। ग्राउंड पर लिफ्ट रुकने पर लड़की वहां से भागकर अपने होटल के रूम में चली गई। मामले ने तूल तब पकड़ा जब लगभग सभी मीडिया हाउसेज ने इन दोनों के अलावा तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर सोमना चौधरी के बीच एक्सचेंज हुई ईमेल्स को लोगों के सामने पब्लिश कर दिया। मामले की नाजुकता को देखते हुए तेजपाल ने अगले 6 महीने के लिए तहलका.com के एडिटर इन चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया। शुरू में इस केस में पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मगर मीडिया में इतना शोर मचने के बाद गोवा क्राइम ब्रांच ने सुओ मोटो के आधार पर इस केस की प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए। इसके दौरान गोवा पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के और रेप के 3 चार्जेस डाले। लड़की का कहना था कि तेजपाल ने उसके साथ 2 बार बदसलूकी की। वो पहली बार गोवा के नेशनल फेस्ट के दौरान ही तेजपाल की हरकत से सहम गई थी, मगर उसने ये सोचकर टाल दिया था कि उस समय ये दोनों लोग नशे में थे, जब तेजपाल अचानक उसके साथ लिफ्ट में शुरू हो गए। उन्होंने लिफ्ट के कुछ बटनों को इस तरह से दबाया कि लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर रुकी नहीं, जिसके चलते वे उसका रेप करते रहे। दूसरी बार जब पीड़िता के साथ बदसलूकी हुई, उस समय दोनों ही ड्रंक नहीं थे। अगले दिन यानी कि 8 नवंबर की दोपहर ये लड़की नीरो, उसकी बेटी और तेजपाल की पत्नी को लंच कराने गवर्नर के बंगले पर ले गई थी। लंच के दौरान भी इसने तेजपाल की पत्नी को कुछ नहीं बताया। होटल वापस आने के बाद तेजपाल ने लड़की को बोला कि शाम को नीरो की मुलाकात अमिताभ बच्चन से होनी है। यहां से लड़की नीरो को मार्केट घुमाने ले गई और फिर वापस अपने होटल लौट आई। इसी वक्त उसको तेजपाल का एसएमएस आया और किसी और के जरिए उसने लड़की को होटल में आने को बोला। वहां पहुंचने पर तेजपाल ने लड़की को नीरो के स्वीट में साथ में चलने को बोला। लड़की हिचकिचा रही थी, मगर उसके पास और कोई चारा नहीं था। लिफ्ट में जाने के बाद तेजपाल ने फिर से लड़की को सेक्सुअली हैरेस किया। उसी रात लड़की ने यह सारी बात तेजपाल की पत्नी और बेटी को बता दी।
वो नीरो के पास थी, उसके बाद भी उसको तेजपाल के मैसेजेस लगातार मिल रहे थे। तेजपाल के दूसरे हमले के बाद इसने सारी बात मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को बताई और उसके बाद इन तीनों के बीच कुछ ईमेल्स एक्सचेंज हुए और किसी तरह वो सारे के सारे ईमेल्स मीडिया को पहुंच गए, जिसके बाद इस पूरे केस में पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। सब लोगों के लिए यह सारी बात सुन्न कर देने वाली थी। लोगों के लिए यह तेजपाल का एक अलग ही चेहरा था। गोवा पुलिस को दिए गए बयान के अनुसार लड़की तेजपाल की बेटी की अच्छी दोस्त है और पिता की उम्र के तेजपाल को वो अपना गुरु मानती थी। तेजपाल ने उसके साथ अगली बार छेड़खानी भी लिफ्ट में ही की थी, जिसके बाद इसने ये सारी कहानी अपने बॉयफ्रेंड और तेजपाल की बेटी को बता दी थी। तेजपाल की बेटी का उससे कहना था कि उसने अपने पिता तेजपाल को पहले भी किसी और लड़की के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देखा था, मगर तब वो सिर्फ 13 साल की थी। 7 से 16 नवंबर तक दोनों के बीच कई सारे एसएमएस एक्सचेंज हुए, जिनमें कथित तौर पर अश्लील जोक्स थे। इसके अलावा तेजपाल का कहना था कि यह सब नशे में हुआ एक मजाक था और तुम मेरी बेटी की तरह हो। घटना के बाद उसने कुछ ईमेल्स तहलका के मैनेजिंग एडिटर को लिखे थे। पुलिस के सामने लड़की का बयान 3 तरफ से आया था। पहला जो उसने ईमेल्स में लिखा था, दूसरा जो लड़की ने पुलिस के सामने दिया था और तीसरा जो उसने मजिस्ट्रेट के सामने दिया था। पुलिस के मुताबिक ये तीनों बयान एक दूसरे से मेल खाते थे, इसलिए लड़की की बातों से सच्चाई मालूम होती थी, जबकि तेजपाल के बयान शुरू से ही बदलते रहे थे। तेजपाल के जानने वालों का कहना यह भी है कि गोवा की मनोहर पारिकर सरकार उन्हें फंसा रही है, क्योंकि अरसा पहले इसी तहलका.com ने बीजेपी की तत्कालीन सरकार को ऑपरेशन वेस्ट एंड के जरिए कमजोर किया था। 30 नवंबर को तेजपाल दिल्ली से गोवा पहुंचे, जहां पर उनकी एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की याचिका को नामंजूर कर दिया गया और अपनी हिरासत में ले लिया गया। लोकल कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीड़िता द्वारा यह कहा गया कि तेजपाल, जो कि उसका गुरु था, उसकी पिता की उम्र का था, उसने न सिर्फ पीड़िता की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, बल्कि अपनी पोजीशन का भी फायदा उठाते हुए इसके साथ धोखा किया। 17 फरवरी को पुलिस ने तेजपाल के खिलाफ रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए सहकर्मी के साथ दुष्कर्म के चार्ज लगाते हुए एक औपचारिक चार्जशीट फाइल की और उसको गोवा के वास्को की जेल में भेज दिया। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को अपनी मां के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम बेल दे दी, जिसको बाद में 6 हफ्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसके बाद 1 जुलाई को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने तेजपाल को बेल दी। 28 सितंबर 2017 को तरुण तेजपाल के खिलाफ यौन पीड़न के मामले में गोवा की अदालत ने आरोप तय कर दिए। कोर्ट के इस फैसले ने तरुण की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अपनी कलम और खुफिया कैमरे के इस्तेमाल से तरुण ने पूरे देश में तहलका मचाया था। बड़े बड़े खुलासे कर सत्ता के गलियारों में सनसनी फैलाई थी। उनकी ऐसी पहचान बनी थी कि लोग आंख मूंद कर उन पर भरोसा करने लगे थे। लेकिन बरसों की कमाई, नाम और शोहरत को बस एक कदम ने बर्बाद कर दिया। अपनी ही टीम की महिला पत्रकार के साथ यौन शोषण के आरोप में घिरे तरुण तेजपाल का अब कानून से बचना लगभग नामुमकिन हो गया है। गोवा ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल पर कुल 9 चार्जेस लगाए हैं, जिनमें से 5 रेप के हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तेजपाल पर लगे नए चार्जेस पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के लिए सेक्शन 341 और 342, पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए महिला का रेप के लिए सेक्शन 376(2) और अपने अंडर आने वाली महिला पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सेक्शन 376 और 354 है। इसके अलावा कोर्ट का यह भी कहना है कि तेजपाल के ऊपर सभी चार्जेस को लेकर ट्रायल चलेगा।